अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आईआर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ग्लोबलाइजेशन। हमने पहले नेशनलिज्म किया, इंटरनेशनलिज्म किया। अब जो हमारा इस फोल्डर का, जो इस हेडर का लास्ट टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम अपना जो टॉपिक्स होंगे वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी उस साइड पे जाएंगे, वो उसकी जो थ्योरीज वगैरह हैं, न्यू मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म, इंपीरियलिज्म, मर्केंटलिज्म, उनको डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर हम जो बाकी आईआर का पेपर वन का है वो भी इंशाल्लाह ताला सोन आपके सामने होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं इस जो फ्लो है वो थोड़ा सा तेज़ कर दूँ, ताकि आप लोगों को जल्दी से ये जो डाटा है वो अवेलेबल हो जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और आप अगर करंट अफेयर्स के साथ टच रहना चाहते हैं तो जिन चीज़ों के ऊपर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा एनालिसिस अवेलेबल हो सकता है। सो यू कैन सब्सक्राइब एंड टच द बेल आइकॉन। इससे आपको जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इसमें हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम हिस्ट्रिकली देखेंगे कि कितने फेजेस थे। तीन फेजेस में मैंने ग्लोबलाइजेशन को डिवाइड किया है। उनके जो मोटिवेटर्स या वो जो फैक्टर्स थे बिहाइंड द एवरी इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वो फैक्टर्स देखेंगे। फिर हम उसके चैलेंजेस देखेंगे। उसके बाद फिर हम फर्दर ये देखेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या थे। फिर हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी देखेंगे। एट द एंड मैंने जो हमारा एक 2021 के अंदर 2021 के अंदर एक ऐसे आया था, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसकी जस्ट एक स्लाइड बनाई है, वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? द इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa। मतलब कि आप बेसिकली कहना ये चाह रहा है, ये गिडन इंटरनेशनल स्कॉलर्स थे, उनकी ये डेफिनेशन थी। उन्होंने ये कहा कि ग्लोबलाइजेशन ये है कि आप दुनिया के किसी एक इरा में बैठे हैं, एक खित्ते में बैठे हैं, और आपके जो सराउंडिंग्स में जो मूवमेंट्स चल रही हैं, दे आर बीइंग इम्पेक्टेड बाय द मूवमेंट ऑफ फार अवे, मतलब कि मल्टीपल माइल्स अवे। आप दुनिया के किसी और किनारे के ऊपर कोई इवेंट होता है और उसकी वजह से आपके इर्द गिर्द जो मूवमेंट है वो चेंज हो रही है। इसकी मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दूंगा और मैं फर्दर मूव करूंगा। 9/11। ठीक है, 9/11 एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने पैसिफिक ओशन के पार एक कंट्री को हिट किया, और उस एक कंट्री के हिट होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा अर्थक्वेक आया ऑफ टेररिज्म, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज भी सफर कर रही है। ठीक है, ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन। दूसरी जल्दी से चलो, दूसरी पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वो है कोविड 19। एक कंट्री के अंदर आया और पूरी दुनिया के अंदर वो पहुंच गया। तो क्या हुआ जी, किसी एक कंट्री के अंदर, किसी एक जगह पे, किसी एक लोकेलिटी पे एक इंसिडेंट होता है और उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो क्या होती है जी, इम्पैक्ट होती है। दूसरा, हार्वी ने एक जो दी थी डेफिनेशन, वो कहता है टाइम स्पेस कंप्रेशन। यहाँ पर अगेन मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा, और मज़े की बात है आपको ये सुन के एक आप सरप्राइज भी होंगे कि कुरान से दो एग्जांपल्स देता हूँ। पहली, अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में हज़रत जुल्करनैन का एक किस्सा लिखा है और असहाबे कहफ का हिस्सा लिखा है, सॉरी किस्सा लिखा है। तो वो जो हज़रत जुल्करनैन थे, उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके बारे में ये मेंशन है कि एक टाइम पे वो दुनिया के एक किनारे पे थे, और थोड़े देर बाद फिर उन्होंने जो सफर किया तो वो दुनिया के दूसरे किनारे में पहुंच गए। क्या हुआ? बेसिकली बात क्या थी? टाइम एंड स्पेस कंप्रेशन की। दूसरी अगर देखें तो असहाबे कहफ, वो जब उठे दोबारा, मतलब कि 309 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जगाया, तो उस टाइम भी जब उनसे पूछा गया कि आप कितनी देर सोए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जब सोए थे तब जोहर का टाइम था, अकॉर्डिंग टू एक तफसीर के मुताबिक। जब वो सोए थे तो जोहर का वक्त था, जब वो उठे तो असर का वक्त था। तो उन्होंने कहा कि हम सोए हैं एक आधा पहर या उससे थोड़ा ज्यादा या कम।
ठीक है। तो मतलब कि वो क्या था, अल्लाह ताला ने वहां पर क्या किया, टाइम और स्पेस वो उसको कंप्रेस कर दिया। उनके बारे में उनको यही महसूस हुआ कि हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोए हैं। ठीक है। तो ये क्या था बेसिकली, टाइम स्पेस कंप्रेशन। दुनिया जो अभी सोच रही है, या जो ये पिछले कुछ अरसे में सोच रही थी, हमने 700 साल पहले अल्लाह ताला ने उसके बारे में हमें बता दिया था और करके दिखा दिया था। फर्दर अगर देखें जी, तो इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, गिलपिन ने है। ये आप जो इसकी डेफिनेशन हैं इनको एक बार देख लीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन इज इवर इंक्रीजिंग फिनोमेना ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, economic interdependence, technological integration among states, markets, and societies at global scale, exerting a time-space compression at individual, society, state, and global level, leading the world at a global village। मतलब कि वो ये कह रहा है, आप पॉलिटिकली भी, आप इकोनॉमिकली भी, आप सोशली, आप कल्चरली, आप किसी भी लिहाज से अगर देखें, एट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, सोसाइटी लेवल, इंडिविजुअल लेवल, किसी भी लेवल पे अगर आप देखें, तो आपकी वो जो एक इंटीग्रेशन है उसको मिला के आप जो एक ट्राइब सा बनाते हैं उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। इसके अंदर तीन इराज हैं जो कि आपको मैंने जो डिवाइड किए हैं। पहला है जी फर्स्ट इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसके अंदर है 1800 से 1920। 1800 में 3 लाख पीपल जो थे वो एक साल के अंदर ट्रेवल करते थे। लेकिन ये जो अमाउंट थी ये बढ़ गई, 1 मिलियन हो गई पर ईयर इन 1900। मतलब कि 100 साल के अंदर आप ये देख लें कि लोगों की मूवमेंट्स थी वो कितनी स्टार्ट हो गई। नो पासपोर्ट वॉज अंटिल 1914, ट्रेड कैपिटल फ्लोड फ्रीली, ये सारा कुछ फ्री होता था। और ये जो अब अगर हम फेजेस देखें तो ऐसा क्या था जो फर्स्ट इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन था उसके अंदर, तो उसके अंदर ये इन्वेंशन हुई थी, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेल रोड्स, एरोप्लेन। इन्होंने क्या किया, ऑल दीज कम्युनिकेशन टूल्स बिकेम फंडामेंटल कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स आए और जब आपके पास रिसोर्सेस हुए, तो जब रिसोर्सेज इंसान के पास ज़्यादा होते हैं तो फिर वो क्या करता है, वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि लोग एक जगह से दूसरी जगह कांटेक्ट करने लगे, वो उन्होंने देखना शुरू किया, उन्होंने समझना शुरू किया, वो अपनी जो मार्केट थी उनको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपने कल्चर को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपने रिलीजियन को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, प्रीचिंग हुई। ये सारा कुछ क्या था, ये इन सारी चीज़ों का बदौलत था। अब चैलेंजेस क्या थे, तो चैलेंजेस जो अर्ली इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन के थे, पहली वर्ल्ड वॉर 1, दूसरा रशियन रेवोल्यूशन और तीसरा ग्रेट डिप्रेशन। ये जो थे ये मेजर इवेंट्स थे जब जो फर्स्ट इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन था वो स्टार्ट हो रहा था या चल रहा था। नेक्स्ट अगर देखें तो सेकंड ईयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये किसे कहा जाता है, ये मार्शल मैक्लुहान है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एक जो ग्लोबल विलेज का जो टर्म थी वो इन्होंने कॉइन की थी, और इन्होंने कहा था द इलेक्ट्रॉनिक एज वाज टर्निंग ऑल ह्यूमैनिटी इनटू अ ग्लोबल ट्राइब। ये जो आज हम ग्लोबलाइजेशन को या दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहते हैं ना, ये बेसिकली इन शख्स की मरहून मिन्नत है जो इन्होंने इस टर्म को यूज किया था। अर्ली इन 1980s, मार्गरेट थैचर एंड रोनाल्ड रेगन, ये मार्गरेट जो यूके की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी जो कि वुमेन थी, और रोनाल्ड रेगन ये यूएस के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने पॉलिसीज कुछ अपनाई जिनको कहते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फ्री ट्रेड। मतलब कि इन्होंने लिबरल पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाया इन देयर कंट्रीज। ये जो लिबरल थी ना, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इसने क्या किया, फ्री ट्रेड गेव अ मेजर पुश टू द वर्ल्ड टुवर्ड्स सेकंड ईयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसकी वजह से दुनिया के अंदर जो सेकंड ईयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन था वो इमर्ज हुआ। एक्सपोर्ट्स लेड पॉलिसीज आल्सो बिकेम द इंजन ऑफ सेकंड ईयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद जी, और इसके अंदर क्या हुआ, आप ये देख लें कि दोनों चीज़ों में, दोनों इराज में जो मेजर रोल प्ले किया ग्लोबलाइजेशन को पुश करने का, वो कम्युनिकेशन था। तो यहाँ पर भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, माइक्रोचिप्स और इंटरनेट, इसने अपना रोल प्ले किया सेकंड ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन में। अब इसके चैलेंजेस क्या थे, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, डिमाइज ऑफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन हो गया, और यूएस जो है उसने यूनिपोलर जो मूवमेंट था वो एंजॉय किया 1991 में।
जो यूएस था वो उभरा दुनिया के ऊपर एक ग्लोबल सुपर पावर बन के। ठीक है। इसको एक ऑथर हैं शायद डॉनी रेडरिक, उन्होंने यूएस को शायद हाइपर पावर भी कहा है, और फ्रीज जकरिया ने भी अपनी मल्टीपल बुक्स में ना जो यूएस है उसको सुपर पावर नहीं कहा, उसे हाइपर पावर कहा है, बिकॉज ऑफ इट्स डैमेज इन्फ्लिक्टिंग कैपेबिलिटीज, और उसकी जो मिलिट्री पावर है उसकी वजह से। तीसरा जो इरा है, जिसको थर्ड इरा या कंटेम्प्रेरी इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, वो क्या है जी? ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस हैज बीन सर्ज्ड with the emergence of artificial intelligence, digital science, robotics and digital communicating सॉरी कंप्यूटिंग। इसके अंदर जो मेजर हैं वो 4G 5G, और अब दुनिया 6G वाली साइड पे भी मूव कर रही है। तो इसकी जो काजेस थी वो यही तीन चार जो मेजर लैंग्वेजेस थी या टेक्नोलॉजीज थी: एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, आईटी रेवोल्यूशन। इसने दुनिया के अंदर एक जो करंट एक रेवोल्यूशन है ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसकी ये बेस बनी है, फैक्टर्स बने। अब जो चैलेंजेस क्या हैं इस जो कंटेम्प्रेरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन है उसमें: बिग पावर राइवलरी। आप देख लें दुनिया के अंदर अब ट्रेड वार चलती है तो पूरी दुनिया के अंदर एक किस चीज़ का समय है? इकोनॉमिक रिसेशन का समय है। एक मुल्क के अंदर वॉर होती है और पूरी दुनिया उसके जो नतायज है वो भुगत रही है। ठीक है। प्रॉक्सी वॉर्स हो गई, हाइब्रिड वारफेयर आप देख सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, ये आपस में एक दूसरे के साथ हाइब्रिड वारफेयर में इंगेज है। साइबर वारफेयर देख लें, यूएस चाइना, रशिया यूएस, वो इन्वॉल्व हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल वारफेयर, अभी तक चाइना चाइनीज वायरस के नाम से कोविड 19 को पुकारा जा रहा था, और इसको एक बायोलॉजिकल वेपन करार दिया जा रहा था बाई सम जो स्कॉलर्स हैं या फिगर्स हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये कंटेम्प्रेरी एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन की चैलेंजेस हैं। फर्दर देखें तो जो प्राइमरी एक्टर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, उनको हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे स्टेट्स, दूसरे नंबर पे मार्केट्स, और तीसरे नंबर पे सोसाइटीज। ठीक है। प्राइमरी एक्टर्स अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या हैं, तो स्टेट्स होंगी तो ग्लोबलाइजेशन है ना। आप ये देखें कि अब जो ओवरऑल दुनिया के अंदर आप जिसको ग्लोबल विलेज कहा जाता है उसके अंदर क्या है? बेसिकली स्टेट्स ही हैं। उसके बाद मार्केट्स हैं। ठीक है। जो फॉर एग्जांपल नाफ्टा, साफ्टा, यूएसएमसीए, या दुनिया के आरसीईपी, ये जो टीटीपी, ये सारे क्या हैं जो दुनिया के अंदर जो एक एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इकोनॉमिक, वो बेसिकली क्या कर रही हैं? मार्केट्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। थर्ड है सोसाइटीज, मतलब कि उसके अंदर क्या होता है? आप कल्चर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कल्चर्स की जो कोलैबोरेशन है वो होती है, और मल्टीपल ऐसी चीजें हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हम मुख्तलिफ चीजों को, अब चार हम सेक्शन देखेंगे: पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, और उनको इन तीनों चीजों के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो इंगेज हो रही हैं, या किस तरह वो ग्लोबलाइज हो रही हैं। अगर हम पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की बात करें तो स्टेट कैसे होती हैं? यूएन बनी, आसियान बनी, ओआईसी बनी। अब इसमें क्या है? स्टेट ही मेंबर हैं इनकी, लेकिन कर क्या रही हैं? फॉर द ग्लोबल गुड। आप दुनिया को एक एज ए ग्लोबल विलेज समझ के आप सारे जितने भी लीडर्स होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और फॉर द कॉमन गुड वो काम करते हैं, और पॉलिटिकली वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वर्ल्ड। सिमिलरली अगर मार्केट की बात करें तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ: नाफ्टा, सेप्टा, सेफ्टा, यूएसएमसीए, आरसीईपी, आईआईपीईएफ, ये इंडो पैसिफिक का एक नया जो वो बना है, एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें सोसाइटी, तो पीपल टू पीपल एक्सचेंज होती हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ। आप किसी भी, आप फॉर एग्जांपल हमारे हमें जो स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, हम जो जाते हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं? हेल्थ में हम एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेट करते हैं। हम अगर हम ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी वो बेसिकली क्या थी? वो नेशंस की आपस के अंदर एक डिप्लोमेसी थी, जिसके अंदर एक स्टेट दूसरी स्टेट को वैक्सीन प्रोवाइड करती थी। अगर हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात करें तो स्टेट्स के दरमियान बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, B3W, बिल्ड बेटर बैक एंड वर्ल्ड,
उसके बाद वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सारे क्या हैं, इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए स्टेट्स के दरमियान कोऑपरेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है। मार्केट्स को देखें तो एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो गई, ठीक, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात होती है। उसके बाद अगर सोसाइटी का देखें तो डियास्पोरा, जो आप माइग्रेट करके दूसरे कंट्री के अंदर जाते हैं, वहाँ जाके रहते हैं, वहाँ से फिर आप अपने मुल्क के अंदर रेमिटेंसेस भेजते हैं। ये बेसिकली क्या है, आपकी माइग्रेशन, आपकी वहाँ जाके रहना आपके मुल्क के लिए एक इकोनॉमिकली बेनिफिट कर रहा है। अब क्या हुआ, बॉर्डर खुले, दुनिया ग्लोबल विलेज बनी, आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गए, वहां जाके आपने कमाया, आप वापस आए, आपने अपने आप को भी संवारा और अपने मुल्क को भी संवारा। ठीक है। ये क्या हुआ, बेनिफिट हुआ ग्लोबलाइजेशन का। अब टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन क्या होती है जी, स्टेट लेवल पे हॉटलाइंस होती हैं। लाइक इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता जाऊं, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ये एक आप इवेंट, ये आपकी वो है, असाइनमेंट है, आपने इसको एक बार गूगल करना है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ये बेसिकली ये था क्या। तो उस वक्त क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान दो लीडर्स, जॉन एफ कैनेडी और रशिया के खुर्शचेव थे शायद, उन्होंने आपस के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए हॉटलाइन कायम की थी, ताकि आप किसी भी वक्त में इमरजेंसी के फॉर्म में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस मैं प्रॉपर आपको नहीं बताऊंगा, आप एक बार उसे गूगल कर सकते हैं। मार्केट्स जो होती हैं, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, ये क्या है, टेक्नोलॉजिकली हम इंटीग्रेट हुए हैं और उसके बाद अब हम दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं, हम एक मुल्क में बैठ के पूरी दुनिया के अंदर घूम रहे हैं और हम पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट अगर चलें तो सोसाइटी, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, अब ये क्या है, उन्होंने एक एज ए फैमिली का रोल प्ले कर रहे हैं। हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं और सारे वहां पर बैठ के, अब एक दिन के देखे हुए नहीं होते, लेकिन हम ऐसे एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स बन जाते हैं, एज ए फैमिली हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट है। कल्चरल इम्प्लीकेशन देखें तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द नेशन, स्टेट्स की फॉर्म में अगर हम देखें तो मार्केट में, अब देखें दुनिया के अंदर एक चेन थी, स्टार्ट हुई कहाँ पर, मैकडोनल्ड्स, और दुनिया के हर, अब इस टाइम जगह जगह पे वो वहाँ पर घूम रही है। सिमिलरली जो केएफसी है, ठीक है, ये क्या हुआ, आपकी कल्चरल इम्प्लीकेशंस थी, मतलब कि आपका कल्चर जो है वो एक वाइडन हुआ, वो एक ब्रॉडर हुआ। सोसाइटी के अंदर अगर देखें तो लिबरलिज्म, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह के नारे लग रहे हैं। ठीक है। लिबरल्स, वो जो एक लिबरलिज्म, लिबरल का कंसेप्ट था, वो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर और जितनी भी कंजर्वेटिव सोसाइटीज थी वहां पर भी प्रिवेल करता हुआ नजर आ रहा है। ये थी जी, हमने जो अभी हमने देखे ये प्राइमरी एक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हमने स्टेट्स लेवल पे पॉलिटिकली भी देख लिया, इकोनॉमिकली भी देख लिया, टेक्नोलॉजिकली भी देख लिया और कल्चरल के तौर पर भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि इम्पैक्ट्स क्या हुए ग्लोबलाइजेशन के। पॉजिटिव अगर देखें तो स्टेट जो है कोऑपरेशन इन पीस एंड सिक्योरिटी वो हो रहा है, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल इंगेजमेंट्स हो रही हैं। मार्केट्स क्या होती हैं जी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आती हैं, आप आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं। एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, BRI, अब जिस तरह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हमारा सी पैक बन रहा है, मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसी तरह ये सिर्फ एक मुल्क के अंदर नहीं हो रहा, ये 63 कंट्रीज के अंदर ऑलमोस्ट वो इन्वॉल्व हो चुका है। 126 टोटल कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है। दुनिया के अंदर जो 193 रिकॉग्नाइज्ड नेशंस हैं, आप देख रहे हैं कि कितना एक मेजर चंक है जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है। सिमिलरली सोसाइटी क्या होता है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मोर एम्पावर्ड सोसाइटी, ये हम कहाँ से सीख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर वुमेन राइट्स होनी चाहिए, ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर बात चल रही है, कहाँ से आ रहे हैं, ये सिर्फ ये हैं ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स हैं ये। अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखें तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावरफुल नेशंस, पाकिस्तान आज तक अभी लास्ट ईयर जो हम निकले हैं, लास्ट 2-3 मंथ पहले निकले हैं हम FATF से, अभी तक हम उसके चुंगल में थे। IMF हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, US हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, रशिया हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, चाइना अब होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी सेम करेगा। हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी जो होती बनती है वो सऊदी अरेबिया, चाइना और US इन सब की कोलैबोरेशन से बनती है। ये क्या है, ये बेसिकली ये ग्लोबलाइजेशन के ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। मार्केट्स की बात करें तो MNCs मोनोपोली, क्या है जी, मियां मंशा ग्रुप, उसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट में आ जाएं तो मियां रियाज, वो क्या है, वो मोनोपोली,
शुगर मिल्स के अंदर शरीफ इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक जो वो कर रही है, बूम कर रही है। तो ये जो मोनोपलीज होती हैं, ये एक ग्लोबलाइजेशन का एक ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मोनोपलाइजेशन है। इम्पैक्ट ऑन द लोकल पॉलिटिक्स। अब फॉर एग्जांपल इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल देता जाऊँ, मुझे अभी याद आ गई कि मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर ना पिछले तकरीबन 20 से 25 साल से अगर आप देखें तो आपको तीन कंपनियां मेजर दिखाई देंगी। एक टोयोटा, होंडा और सुजुकी। इसके अलावा आपके मुल्क के अंदर कोई 2018 तक कोई इतनी बड़ी गाड़ियां बहुत कम नजर आती थी। ठीक है, लेकिन अब आप देखें तो हर दूसरे बंदे के पास किया है। उसके अलावा और भी एमजी है और बहुत सी मल्टीपल जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर एंट्री हुई है। और उसकी रीज़न क्या थी? जो लास्ट ईयर 2020 के अंदर पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने जो अपनी व्हीकल पॉलिसी थी उसके अंदर चेंजेस की थी। तो क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह के रूल्स ना बनाएं तो वो जो एक या दो कंपनीज होती हैं वो मोनोपोली क्रिएट कर देती हैं, और अल्टीमेटली आपके मुल्क की जो लोकल इंडस्ट्री होती है वो तबाह होकर रह जाती है। सोसाइटी का क्या होता है जी? लॉस ऑफ कल्चरल वैल्यूज, लैक ऑफ रिलीजियस सेंसिटिविटी इन यूथ। मैं अपने आप को इवन के मैं ये कंसिडर करता हूँ कि जिस तरह मेरे वालदेन थे या जिस तरह मेरे माँ बाप या मेरे बड़े बहन भाई थे, जिस तरह वो रिलीजन के साथ अटैच थे, मैं उस तरह नहीं हूँ। और हम सब जो हमारी जनरेशन है, हम जिस इस जनरेशन के अंदर रह रहे हैं, हमारी जो हमारे रिलीजन के साथ सेंसिटाइजेशन है, वो जो एक सेंसिटिविटी है वो काफ़ी कम हो चुकी है। ये अब कोई ढका छुपा छुपा राज नहीं रहा। दूसरा ये है कि जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं हम उनको बोल रहे हैं। लाइक अब कभी आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किसी भी इस तरह के स्लोगन्स नहीं उभरे थे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म करो। ठीक है, तो इस तरह की जो अब ये क्या हो रहा है, बेसिकली वो जो कल्चरल वैल्यूज हैं हमारी वो इरोड हो रही हैं। किस तरीके से? आप अपनी मूवीज उठा के देख लें, आप अपने ड्रामाज उठा के देख लें, वहां पर आपको इसी तरह की चीजें ही नजर आएंगी कि वो एक जो वेस्टर्न कल्चर है हम उसको अडॉप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये है जी हमारी लास्ट स्लाइड है, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये इसी तरह मैंने अपना ऐसे किया था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सीएसए के अंदर पास था। अब मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं है कि मेरे पॉइंट्स यही थे या कोई और थे, लेकिन ये मैंने किया इसी तरह था कि पहले मैंने ब्राइटर साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिखा, फिर उसके अंदर मैंने उसको डिवाइड किया था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल। फिर इसी तरह डार्कर साइड लिखा था, उसके अंदर भी मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल लिखा था। अब ये इनको सिर्फ आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी आपने अगर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कोई ऐसे वगैरह करना है तो ये इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने अगर इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अगर कोई ऐसे आता है और आप उसको अटेम्प्ट ना कर पाए, तो आपके पास काफ़ी मटेरियल अवेलेबल होगा। बस आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े से उठा लेने हैं नेट से, बाकी आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो विद दिस फॉर जी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो और इंफॉर्मेटिव भी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन सब्सक्राइब इट, होपफुली it will be helpful for you in your overall competitive exams. With these words, जी, thank you. Allah Hafiz.